गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं ऑल लिटरेरी सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब तक हमने जितने भी लिटरेचर को पढ़ा है वो सब एक साथ हम इस क्लास में देखेंगे, जिससे एक साथ रिवीजन आसानी से किया जा सके। मैंने इसमें एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों में दिए गए साहित्य को शामिल किया है, और इस सेक्शन से यूपीएससी में हर साल 1-2 प्रश्न देखे जा सकते हैं। और साथ ही मैंने लास्ट में यूपीएससी के अंदर जो पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी शामिल किया है। तो शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले देखते हैं ये जिंद अवस्था के बारे में। तो जिंद अवस्था के बारे में बस आपको इतना याद रखना है कि ये एक पर्शियन या ईरानियन टेक्स्ट है। इसमें ये ईरानियन टेक्स्ट है, बस इतना याद रखना है। फिर इसके बाद में एक बुगल्स को इंस्क्रिप्शन को याद रखिएगा कि इसके ये कहाँ मिला है। हमें पहली बात तो तुर्की के अंदर मिला है, और ये हमें इंद्र के बारे में जानकारी देता है। जो भगवान इंद्र जो हमारे यहाँ पे वैदिक साहित्य में हमें देखने को मिलता है कि इंद्र सबसे एक प्रमुख देवता थे, तो इंद्र की जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। उपनिषद के बारे में, तो जो उपनिषद है ये भी हमें 6th सेंचुरी BCE के टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है कि उपनिषद इस समय तक कंपाइल हो चुके थे। आपको उपनिषदों की संख्या याद रखनी है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108, यानी कि 108 उपनिषद हैं। और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो उपनिषद है तो उनमें से कौन से में क्या दिया गया है तो ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1-2-3 फैक्ट को शामिल किया है, जैसे कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में देखने को मिलता है। तो मतलब पता रहता है सबको, मुंडक उपनिषद में देखने को मिलता है। जैसे जब नचिकेता की कहानी जो कहाँ देखने को मिलती है तो कठोप उपनिषद में देखने को मिलती है। और निष्काम कर्म की सिद्धांत जो कहाँ देखने को मिलता है? ईशो उपनिषद में देखने को मिलता है। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, तो याद रखिए किसने किया था? तो दारा शिको ने किया था। जो शाहजहां का पुत्र था दारा शिको, उसने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। 6th सेंचुरी BC में ही हमें एक अनदर जो स्कॉलर है वो देखने को मिलते हैं, पाणिनि। तो पाणिनि का एक तो टाइम पीरियड याद रखना है आपको। और दूसरा इनकी जो फेमस बुक थी वो कौन सी थी? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का एक संस्कृत ग्रामर है। इसके साथ ही पाणिनि की 1-2 बुक के नाम और देखने को मिलते हैं, जैसे धातु पाठ, गण पाठ, लिंगानुशासन या शब्द पाठ। ये तीनों चारों जो भी की टर्म्स हैं वो पाणिनि के साथ एसोसिएट करके लिखे जाते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में एक नाम याद रखिएगा, श्रमण फाल सूत्र। तो श्रमण फाल सूत्र किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, बस इतना याद रखना है। भगवती सूत्र, अच्छा ध्यान रखिए कि इसमें हम कई सारे ऐसे टेक्स्ट भी देखेंगे जो सिर्फ देखेंगे कि ये किस टाइम पीरियड से है या किससे एसोसिएटेड है, बस। क्योंकि उस टेक्स्ट विशेष का हमें कोई ऑथर देखने को नहीं मिलता जो स्पेसिफिकली उसी ने लिखा हो, तो इस वजह से तो जितनी जानकारी मतलब मिल सकी उतनी को यहाँ पे हमने कंक्लूड करने की कोशिश की है। तो भगवती सूत्र को नाम याद रखना है। तो पहली बात थी भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र किससे जुड़ता है? तो ये जैनिज्म से जुड़ता है। दूसरी बात ये किसने लिखा था? सुधर्म स्वामी ने लिखा था। सुधर्म स्वामी। ऐसे ही एक उत्तराध्ययन सूत्र, ये भी सुधर्म स्वामी ने ही लिखा था, जो श्वेतांबर जैनिज्म से जुड़ता है। और ये दीप वंश है, महावंश है और कुलवंश, ये तीनों की तीनों बुद्धिज्म से जुड़ते हैं। और इसमें हमें श्रीलंका के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। बुद्धिज्म ये फिर त्रिपिटक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। त्रिपिटक में हमें देखने को मिलता है विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, विधम्म पिटक है। तो कौन सा किसने लिखा था एक वो देख लेते हैं। और ये विनय पिटक लिखा था उपाली ने, उपाली। और सुत्त पिटक लिखा था विनय। आई एम सॉरी, फिर से शुरू करते हैं। सुत्त पिटक, 1 सेकेंड, अब शुरू करते हैं। सुत्त पिटक किसने लिखा था? तो आनंद ने लिखा था। और अभिधम्म पिटक लिखा था मोगलीपुत्र तिस्सा, जिसने तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। मोगलीपुत्र तिस्सा अगस्त जो अशोक के टाइम पीरियड में। और ये कुछ सुत्त पिटकों के अंडर जो सब क्लासिफिकेशन और देखने को मिलता है, तो हमें कुछ निकाय देखने को मिलते हैं, जैसे खुद्दक निकाय, मध्यमा निकाय। तो बस याद रखिएगा निकाय शब्द जब मिले तो बुद्धिज्म से जोड़ना है, ठीक है, बस इतनी सी बात। तो मध्यमा निकाय किसका पार्ट है? सुत्त पिटक का पार्ट है। तो ये अशोकावदान, ऐसी जैसे मैंने बताया ना निकाय साहित्य देखने को मिले, ये की टर्म है, यानी कि ये जो लास्ट में शब्द के मतलब किसी पुस्तक के नाम में लग जाते हैं तो उस धर्म से एसोसिएट करके हम देख सकते हैं, जैसे निकाय और एक अवदान। ये 2 शब्द मैं आपको दे रहा हूँ, अगर ये कहीं पे भी किसी के साथ में देखें तो आप समझना कि ये बौद्ध साहित्य से जुड़ता है जाकर के। जैसे कि निकाय देखा तो बुद्धिज्म से है, अशोका अवदान, अवदान दिख रहा है ना पीछे, अवदान। तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों भी किससे जुड़ते हैं? जाकर के बुद्धिज्म से जुड़ते हैं। बस एक बात और याद रखना है कि जनरली जो बौद्ध साहित्य है वो किस भाषा में लिखा जाता था? पाली भाषा में। लेकिन ये अवदान वो अशोका अवदान और दिव्य अवदान, ये दोनों के दोनों हमें किस भाषा में देखने को मिलते हैं? तो ये देखने को मिलते हैं हमें संस्कृत के अंदर। जैसे कि ये महापरिनिब्बाण है, तो महापरिनिब्बाण भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। भगवती सूत्र का हमने देखा भी, सुधर्म स्वामी जो जैनिज्म से एसोसिएटेड है। फिर इसके बाद में कल्प सूत्र। तो कल्प सूत्र के बारे में याद रखना किसने लिखा है? भद्रबाहु ने। ये भद्रबाहु वही व्यक्ति हैं जब जिनकी स्टोरी हमने देखी थी जब हम
जैनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि मगध में अकाल पड़ता है तो अकाल के बाद में कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि वो वहीं पे रहेंगे, तो जिनके नेतृत्व में वहाँ पे रहते हैं उन्हें स्थलबाहु बोलते हैं, स्थलबाहु। और जो लोग उनके नेतृत्व में दक्षिण की ओर चले गए थे उन्हें भद्रबाहु कहते हैं। हाँ, भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण की ओर चले गए, हाँ, कर्नाटक के रीजन में, और इन्होंने ही कल्पसूत्र की रचना की है। पोस्ट संगम साहित्य में हमें 2 ग्रंथ देखने को मिलते हैं, एक तो मणिमेखले, हाँ, और एक शिल्पाधिकारम। तो इनके राइटर का नाम याद रखना। मणिमेखले किसने लिखी थी? सीतालई सत्तानर ने। और शिल्पाधिकारम किसने लिखी थी? इलांगो अदिगल ने, जिसमें माधवी, कोवलन और कन्नगी की कहानी देखने को मिलती है। और जो मणिमेखले है इसके अंदर हमें माधवी और जो कोवलन है इसकी एक बेटी होती है, तो उसके आगे की स्टोरी देखने को मिलती है। तो मणिमेखले एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, क्योंकि जो मणिमेखले जो इनकी बेटी है वो बाद में जाकर के बौद्धिज्म को अपना लेती है, इस वजह से। और जो शिल्पाधिकारम है ये हमें एक जैन धर्म से जुड़ा टेक्स्ट देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं, तो हमें देखना है यहाँ पे भास के हमें नाटक देखने को मिलते हैं। ठीक है, भास के 13 नाटक देखने को मिलते हैं, 13। हम इन 13 के 13 को याद करने की कोशिश करेंगे। बहुत कम संभावना है कि सीधा कोई प्रश्न देखने को मिले, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर आई थिंक 2024 में सीधा प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सी भास की रचना है। वहाँ पे 3-4 ऑप्शन दे दिए थे, तो हम कम से कम एलिमिनेशन मेथड में तो ये काम आ ही सकते हैं, किसी और रूप में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो लोक कथा पे आधारित कौन से 4 नाटक हैं इनके? तो पहला तो स्वप्न वासव दत्ता है, जिसमें अवंती के शासक उदयन की कहानी को दिखाया गया है। प्रतिज्ञा योगेंद्रायण है, जो इनके मंत्री हुआ करते थे उदयन के, तो उनकी आगे की और स्टोरी को कंप्लीट किया इसके अंदर प्रतिज्ञा योगेंद्रायण। अविमार्कम और चारुदत्तम, ये चारुदत्तम नाटक को ऐसा कहा जाता है कि हो संभवतः ये जो भास है उनका अंतिम नाटक रहा होगा, और ये उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। हाँ, क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हम अभी देखेंगे आगे, मृच्छकटिकम एक नाटक देखने को मिलता है, मृच्छकटिकम, जो शूद्रक ने लिखा है। तो शूद्रक के नाटक की जो शुरुआती 6 अंक हैं और जो चारुदत्तम की जो 6 अंक है वो सेम टू सेम मैच करते हैं। हाँ, तो हो सकता है चारुदत्तम कंप्लीट नहीं कर पाए हो, तो उसके बाद में शूद्रक ने उसी नाटक को आगे कंप्लीट किया होगा। महाभारत पे आधारित 6 कथाओं को आधार बना करके इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी थी, जिसमें एक मध्यम व्यायोग है, पंचरात्रम है, दूत वाक्यम है, घटोत्कचम है, कर्णभारम है और उरुभंगम। तो मध्यमा व्यायोग भीम और उसके बेटे घटोत्कच के बीच की कहानी को दिखाया गया इसके अंदर। पंचरात्रम में द्रोणाचार्य, हाँ, और 5 पांडव, जब दुर्योधन उनको जमीन देने से मना कर देता है कि मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, तो उसके बाद में द्रोणाचार्य उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उन्हें आधा राज्य दे दीजिए। हाँ, तो वो कुछ शर्त लगाते हैं कि अगर आप ये 5 रात्रियों में अगर इनको आप ढूंढ लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको इन्हें आधा राज्य देना पड़ेगा। हाँ, तो इस तरीके की कुछ कहानी दी गई इसके अंदर। दूत वाक्यम, तो दूत वाक्यम वह घटना है जब जो श्री कृष्ण है, जो पांडवों का मतलब वाक्य लेकर के या पांडवों का संदेश लेकर के जो कौरवों के महल में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप उन्हें केवल 5 गांव दे दीजिए, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं मांग रहे हैं वो। दूत घटोत्कच, तो जिस तरीके से श्री कृष्ण जाते हैं बाद में वो लौट आते हैं, फिर उसके बाद में घटोत्कच को भी भेजा जाता है इसी तरीके से। कर्णभारम, कर्ण की स्टोरी को दिखाया गया है। और उरुभंगम में क्या दिखाया इन्होंने कि जब महाभारत के युद्ध के अंत के बाद में देखते हैं हम, युद्ध के अंत में होता क्या है कि जो भीम है वो जो दुर्योधन है उसकी जंगा को तोड़ देते हैं। हाँ, जब प्रहार करते हैं उस पर, तो उस सिचुएशन में दुर्योधन किस तरीके से फील करता है और उसका दर्शन वगैरह वहाँ पे उसको डिपिक्ट करने की कोशिश की है इन्होंने इसके अंदर। 2 रामायण पे आधारित हमें ग्रंथ देखने को मिलते हैं, यानी कि प्रतिनाटकम, जिसमें हमें भगवान राम की शुरुआती जीवन से लेकर के और युद्ध जीतने तक की स्टोरी देखने को मिलती है। और अभिषेक नाटकम में हमें उनके युद्ध से, मतलब जो 14 वर्ष का वनवास है रावण को हराने के बाद में जो कहानी है वो देखने को मिलती है। और एक श्री कृष्ण के ऊपर भी इन्होंने एक रचना लिखी है जो बालचरितम के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, तो बस याद रखना है क्या, 4 तो लोक कथा पे आधारित है। हाँ, बाकी 6 जो महाभारत पे हैं, 2 रामायण पे आश्रित हैं और 1 श्री कृष्ण पे आधारित है। हाँ, लेते हैं इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। 3rd से लेकर के 4th सेंचुरी AD के बीच का टाइम पीरियड है इनका। चलिए, एक्चुअली में बात यह है कि इनकी रचनाएं हमें मिलती नहीं थी, तो ये 1912 के आसपास समथिंग दक्षिण भारत में इनकी रचनाओं को पाया जाता है। हाँ, कि मिल जाती है इनकी रचना। फिर इनके बाद में कोई एक इतिहासकार है, वो अपने नाम से भास के नाटकों को कंपाइल करके पब्लिश करते हैं। और चूंकि जानकारी कम मिलती है, तो इस वजह से हमें ब्रॉड रेंज में इनके टाइम पीरियड को सेट करके रखना पड़ता है। हाँ, और एंशिएंट हिस्ट्री की ये प्रॉब्लम भी है, हमें यहाँ पे एग्जैक्ट डेट पता भी नहीं लग पाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। स्वप्न वासव दत्ता, हाँ, भास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है। फिर प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और अविमार्कम, चारुदत्तम, जो शायद उन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाया था। ये दूत वाक्यम, दूत घटोत्कचम, मध्यम व्यायोग। हाँ, UPSC ने यही पूछा था 2024 में।
फिर ये पंचरात्रम, ये कर्णभारम, उरुभंगम, अभिषेकम और प्रतिनाटकम। ये अभिषेकम और प्रतिनाटकम रामायण पे आधारित है, हाँ, और बालचरितम श्री कृष्ण पे आधारित है। और ये दूत वाक्यम, घटोत्कचम, ये जो बाकी के ये 6 हैं ये किस पे आधारित हैं, तो ये महाभारत की स्टोरी पे आधारित है। बाकी ये 4 हैं ऊपर के तो ये लोक कथा पे आधारित हैं। इसके बाद में हम अश्वघोष को देखते हैं। तो अश्वघोष ये महासंघ का, पहले तो बात याद रखना, ये बुद्धिस्ट दार्शनिक थे, हाँ, बौद्ध दार्शनिक थे, और इनका टाइम पीरियड जनरली 1st सेंचुरी से लेकर के 2nd सेंचुरी सी के बीच में कैलकुलेट करके देखते हैं हम। और ये कुषाण किंग कनिष्क के समकालीन थे, हाँ। इनका टाइम पीरियड जनरली 80 से लेकर के 150 AD के बीच में माना जाता है। मृत्यु, इनकी मृत्यु पेशावर में होती है, जो कि आज के समय पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। और बुद्धचरित, तो बुद्धचरित, महालंकार और सौंदरानंद, इनकी 3 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। और इसके बाद में एक सतपंच सटीक स्रोत, एक ये पुस्तक भी हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से टोटल 4 पुस्तक हमें इनकी देखने को मिलती हैं अश्वघोष की। अभी हमने एक बंदे का नाम और देखा था, अगर आपको याद हो, वसुमित्र का, जिन्होंने महाविभाषा लिखी थी, महाविभाषा, और जिन्होंने चतुर्थ जो बौद्ध संगति थी उसकी अध्यक्षता भी की थी, कश्मीर के कुंडलवन में। ये कातंत्र याद रखना है, कातंत्र एक सर्ववर्मन ने लिखी है, तो ये कातंत्र का नाम याद रखना है, सर्ववर्मन। ये वसुमित्र का देखा भी हमने, महाविभाषा, और चौथी बौद्धिस्ट काउंसिल की अध्यक्षता की थी 72 AD के अंदर। और ये मिलिंद पन्हो, ये बौद्ध भिक्षु नागसेन, और इंडो ग्रीक शासक मिनांडर के बीच की कहानी है ये। मतलब मिनांडर जो है वो अपना राजपाट छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। और इसके अंदर होता क्या है कि अच्छा, इनका टाइम पीरियड जनरली, अब मिनांडर को हम जब देखते हैं कि इंडो ग्रीक का हमने टाइम पीरियड देखा था कि सुंग डायनेस्टी के मतलब पैरेलल में जो हमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो जनरली हम इनको टाइम पीरियड 2nd सेंचुरी BC के अंदर हम फिक्स करके देख सकते हैं, 2nd सेंचुरी BC में। एक बंदा और मिलेगा, नागार्जुन, वो भी बुद्धिज्म से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन बस इतना याद रखना कि नागार्जुन और नागसेन दोनों अलग अलग हैं। और मिलिंद पन्हो का संबंध किससे, नागसेन से है, ना कि नागार्जुन से, ठीक है। अब थोड़ा गुप्ता एज के अंदर अगर हम एंट्री करें तो वहाँ पे भी हमें कुछ लिटरेचर देखने को मिलता है। तो पहले तो याद रखना है कामंतक का नीति सार। तो जिस तरीके से कौटिल्य ने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र लिखा था ना, तो अर्थशास्त्र एक तरीके से हमें इकोनॉमी की पुस्तक ना देख करके एक तरीके से पॉलिटी की पुस्तक है, जो दिखाती है कि एक राजा को राजपाट किस तरीके से चलाना चाहिए। उसी तरीके से कामंतक का नीतिसार भी यही बताता है हमें। फिर ये विशाख दत्त का नाम याद रखिएगा, विशाख दत्त, तो विशाख दत्त 4वीं से लेकर के 6वीं शताब्दी के बीच में माने जाते हैं। इनका भी टाइम पीरियड काफ़ी क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गुप्त काल से संबंध रखते थे। तो इनकी 2 रचना हमें देखने को मिलती है, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। जनरली मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम दोनों ही कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य की स्टोरी को बताती है। फिर एक मेहरौली का पिलर इंस्क्रिप्शन है, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम से जुड़ता है जाकर के। तो मेहरौली का जो पिलर स्तंभ है जो हमें देखने को मिलता है, तो ये है कहाँ पे, तो वर्तमान में दिल्ली के अंदर जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है, जो कुतुब मीनार के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये आयरन का पिलर। इसी तरीके से इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी है। तो ये जनरली इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन शुरुआत में जो ओरिजिनली था वो अशोक का था, लेकिन बाद में इसके समुद्रगुप्त का जो कोर्ट पोइट है, हरिसेन, वो इस पे संस्कृत भाषा में उसकी जो अचीवमेंट्स हैं उसको राइट करता है। तो समुद्रगुप्त का याद रखना है। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, बाद में इस पे जहांगीर भी अपनी राइटिंग्स इनकोड कराता है इसके ऊपर। और ये पाणिनि का हम अष्टाध्यायी देख ही चुके हैं 6th सेंचुरी BC के अंतर्गत। अब ये पतंजलि का और याद रखना, पतंजलि 2nd सेंचुरी BC में देखते हैं, और ये माना जाता है कि ये किसके समकालीन थे, तो ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग डायनेस्टी के पुष्यमित्र शुंग से उनके समकालीन थे। और इन्होंने कौन सी महाभाष्य करके वो लिखी है एक रचना। अब इसके बाद में यहाँ पे 2 शासकों के नाम दिए गए हैं, प्रवरसेन II और सर्वसेन II। अब ये कहाँ पे, मतलब इनका टाइम पीरियड क्या है वो हमारे काम का नहीं है, बस इतना याद रखना है। ये वाकाटक डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं, और इनकी 2 रचनाएं हैं, एक सेतु बंद काव्य प्रवरसेन II की है, और दूसरी रचना है एक हरि विजय, ये सर्वसेन की है, बस इतना याद रखना है। ये अमरकोश की, तो जब हमने क्या कहते हैं, वो देखे थे कि जो चंद्रगुप्त II है उसके दरबार में नवरत्न देखने को मिलते हैं, नवरत्न। तो उसमें हमने अमरकोश को अमर सिंह को भी देखा था, जिनकी एक रचना है अमरकोश, जिस संस्कृत में लिखी गई है, और इस तरीके का शब्दकोश है। और एक उसी टाइम पे हमने बंगाल के अंदर एक ये देखा था चंद्रगोमिया। तो चंद्रगोमिया एक रचना है, चंद्रगोमिया करके एक मतलब बुद्धिस्ट स्कॉलर है, तो बुद्धिस्ट स्कॉलर, और इन्होंने भी एक ग्रामर लिखी है चंद्र व्याकरणम नाम से।
चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है चरक संहिता चरक ने लिखी थी, सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने लिखी थी। हाँ, लेकिन इनका टाइम पीरियड ज़्यादा खासा क्लियर नहीं है, तो हम 100 AD के आसपास इनका टाइम पीरियड मानते हैं, तो इनका टाइम पीरियड याद रखिएगा 100 AD के आसपास। और नाट्यशास्त्र के भरत मुनि, इनका टाइम पीरियड 300 AD के आसपास माना जाता है। नाट्यशास्त्र के भरत मुनि, नाट्यशास्त्र में हमें 8 प्रकार के रसों की बात की गई है। हाँ, रस 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन बाद में एक और रस जोड़ा जाता है, शांत रस, 9वें रस के रूप में। तो वो किसने जोड़ा था वो हम देखेंगे लास्ट में। वो जम्मू कश्मीर के एक विद्वान थे, उनका नाम था अभिनव गुप्त, उन्होंने जोड़ा था, अभिनव गुप्त। और मनुस्मृति का भी टाइम पीरियड थोड़ा याद रखना, ये भी काफ़ी ब्रॉड रेंज में है। हाँ, मनुस्मृति 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के बीच में दिखा जाता है। अब ये आर्यदेव, आर्य असंग, हाँ, आर्य एक्चुअली में आर्य मतलब इनके लिए ऐसे लगा हुआ है कि जैसे सम्मान के तौर पे आर्य, तो आर्य असंग, असंग वसुबंधु का नाम आपने सुना होगा, तो हमने देखा भी था ये गुप्त पीरियड से जुड़े हुए हैं। तो आर्यदेव, आर्य असंग बंधु, पहली बात तो याद रखना कि ये तो बुद्धिस्ट राइटर है। हाँ, इन्होंने, और इसमें जो वसुबंधु हैं, हाँ, वसुबंधु, इन्होंने बुद्धिज्म में पहली बार लॉजिक का कोई ग्रंथ लिखा था। हाँ, जिसको हम योगाचार विज्ञानवाद भी बोलते हैं, योगाचार विज्ञानवाद। एक बात और याद रखिएगा कि योगाचार विज्ञानवाद में असंग वसुबंधु का नाम तो देखा ही जाता है, साथ में एक व्यक्ति का नाम और देखने को मिलता है, मैत्रेयनाथ, मैत्रेयनाथ। इनका नाम भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद में हमने देखा तो ये वसुबंधु के डिसाइपल थे दिन्नगा। हाँ, तो दिन्नगा का नाम याद रखिएगा, दिन्नगा। और ये भी इसी टाइम पीरियड के, ऑलमोस्ट 5th-4th सेंचुरी AD के। फिर ये बिमल सूरी, तो बिमल सूरी के बारे में एक बात याद रखिएगा कि बिमल सूरी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने रामायण का जैन वर्जन लिखा था। हाँ, जनरली राम क्या है, जो राम हिंदुज्म में तो हिंदू के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, भगवान राम, लक्ष्मण, रावण, सीता सबको जैन बना दिया। हाँ, तो इस तरीके से इनकी रामायण के अंदर रावण को राम नहीं मारते हैं, कौन मारता है, बल्कि लक्ष्मण मारते हैं। तो ये थोड़ा सा इन्होंने वर्जन थोड़ा चेंज कर दिया अपनी मान्यताओं के हिसाब से। किस लैंग्वेज में लिखा था, तो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा था, और ये जैन वर्जन का सबसे पुराना वर्जन माना जाता है रामायण का, जैन वर्जन। और इनका टाइम पीरियड जनरली 3rd से 4th सेंचुरी CE के बीच में देखते हैं हम। अब इसके बाद में हम देखते हैं एक ये सिद्धसेन दिवाकर। तो एक सिद्धसेन दिवाकर, बस नाम याद रखिएगा कि ये जैनिज्म से एसोसिएटेड है, बस सिद्धसेन दिवाकर। अब जब कालिदास की रचना देखते हैं तो कालिदास की टोटल हमें 7 कृतियां देखने को मिलती हैं। तो पहली तो ये रघुवंशम, कुमार संभवम, तो ये दोनों के दोनों क्या है, महाकाव्य हैं। हाँ, और ऋतुसंहारम, मेघदूतम गीति काव्य है, और अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशी, मालविकाग्निमित्रम, ये नाटक है 3। तो मैंने क्या किया है, बाकी तो चलो 4 याद हो जाएंगे, लेकिन मुझे 3 में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो इसलिए मैंने एक निमोनिक बनाया है, शक्ति के मालिक विक्रम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशी, ये तीनों क्या कालिदास के नाटक हैं, ड्रामाज। इसके बाद हमें शूद्रक, तो शूद्रक का भी टाइम पीरियड यही है। हाँ, और हमने देखा था कि जो चारुदत्तम है, हाँ, जो भास का नाटक है, उसके जो चारुदत्तम है उसी का जो एक्सटेंडेड वर्जन है, या उसका जो रिवाइज्ड वर्जन एक तरीके से देख सकते हैं, वो शूद्रक ने मृच्छकटिकम के रूप में लिखा है, जिसमें एक गरीब ब्राह्मण का वेश्या के साथ में प्रेम संबंध दिखाया जाता है। विशाख दत्त को भी हमने देखा मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम के रूप में, और इनकी एक पुस्तक का नाम और है राघवानंद के नाम, और नया याद रखना आपको, राघवानंद, राघवानंद। तो ये भी गुप्त 4th से 6th सेंचुरी AD के बीच का टाइम पीरियड है इनका भी। अच्छा, आर्यभट्ट की 2 पुस्तक देखने को मिलती है हमें, एक तो सूर्य सिद्धांत देखने को मिलता है और आर्यभट्टियम देखने को मिलता है। तो सूर्य सिद्धांत में इन्होंने पहली बार बताया कि आखिर सूर्य ग्रहण, हाँ, और चंद्र ग्रहण किस तरीके से लगते हैं, और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, तो इस तरीके की कुछ इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल स्टेटमेंट्स दिए। वराहमिहिर के बारे में भी देखना है, तो हमने देखा कि वराहमिहिर, तो वराहमिहिर के बारे में देख रहे थे, तो वराहमिहिर ने बृहत संहिता लिखी है, और इन्होंने 1-2 ग्रंथ और लिखे हैं, एक तो पंच सिद्धांत का, बृहत जातक, ये 3 इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। वराहमिहिर का नाम याद रखना है। इनका टाइम पीरियड 6th सेंचुरी CE का है, और हमने अभी वो देखा था उनका क्या नाम है, सुश्रुत और चरक। इनका टाइम पीरियड 100 AD के आसपास माना जाता है। तो यानी कि वराहमिहिर काफ़ी बाद की है, पंच सिद्धांतिका और बृहत जातक। ओके, फिर ब्रह्मगुप्त के बारे में देखना है, तो ब्रह्मगुप्त काफ़ी मतलब मैथमेटिशियन थे, और ये भी इनका टाइम पीरियड भी 6th से लेकर के अर्ली 7th सेंचुरी के आसपास माना जाता है। और इन्होंने प्रोमिनेंट जो इंपॉर्टेंट वर्क है इनके, तो एक तो मैथमेटिक्स पर और एस्ट्रोनॉमी पे इन्होंने काम किया है। तो जिसमें एक ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, तो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक का नाम याद रखना है आपको। खंड खाद्यक,
इसके बाद में एक हस्तायुर्वेद, तो ये वेटेनरी डॉक्टर थे जो पलकप्या, हाँ पलकप्या, इन्होंने लिखी है जी हस्तायुर्वेद। नाम से ही पता लग रहा है, हस्त मतलब हाथी, आयुर्वेद मतलब तो हाथियों का इलाज करने के लिए तो आयुर्वेद का इस्तेमाल, तो पलकप्या का नाम याद रखना है, पलकप्या। ये भी गुप्ता पीरियड की है। और बुद्ध चरित किसने लिखी है, तो बुद्ध घोष ने लिखी है बुद्ध चरित, ध्यान रखना। जो हर्षचरित की बात आएगी तो वो किसने लिखी, बाणभट्ट ने लिखी है। हर्षचरित किसने लिखी, बाणभट्ट। और बुद्ध चरित की बात आएगी तो बुद्ध घोष ने लिखी है, बुद्ध घोष। तो ये भी एक क्या थे, बौद्ध दार्शनिक थे। अब जरा देखते हैं गुप्ता एरा के बाद में हम देखते हैं 6th सेंचुरी एडी से लेकर के 12th सेंचुरी एडी तक का टाइम पीरियड। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट लिटरेचर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो पहला तो हमने देखा था बाण का, तो बाण ने हर्षचरित लिखा था, पार्वती परिणय, कादम्बरी, 3 इनकी रचना याद रखनी है, हर्षचरित, पार्वती परिणय और कादम्बरी। हाँ, और ये जो कोर्ट पोएट थे, किसके दरबार में, हर्ष के दरबार में थे। इन्होंने किस भाषा में लिखी है, संस्कृत भाषा में लिखी है। और बताया माना जाता है कि जो हर्षचरित्र है वो पहला एकदम फॉर्मल बायोग्राफी है किसी राजा के बारे में, और यहीं से एक नए जॉनर की शुरुआत होती है, हाँ, जो कि बायोग्राफी के रूप में देखा जाता है। हाँ, हिंसांग जब भारत आया था तो पूछा जाता है हिंसांग किसके शासनकाल में आया था, तो हर्ष के शासनकाल में आया था। हाँ, हर्ष। इससे पीछे एक व्यक्ति और आ चुका है भारत के अंदर, फायान। तो वो किसके दरबार में आया था, तो वो चंद्रगुप्त टू के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त टू। और ये ह्वेनसांग, ये किसके दरबार में आया था, तो हा से हा याद रखना है, हर्षवर्धन। ये आपका 4th सेंचुरी में आया था, और ये 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी कहेंगे, 6th नहीं 7th सेंचुरी, क्योंकि वो 643 के आसपास रहता, 43 तक रहता है ना भारत के अंदर, तो इस तरह से। ओके, तो ये सीयू की देखा हमने, तो सीयू की। और ये हर्षवर्धन ने ये ह्वेनसांग की सीयू की। हर्षवर्धन खुद एक मतलब एक राइटर थे, तो उन्होंने भी 3 नाटक लिखे हुए हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इनको हम PNR से याद करते हैं, PNR। तो प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। बुद्धिस्ट स्कॉलर में नाम देख लेते हैं, तो धर्मपाल, चंद्रपाल, शीलभद्र और भद्रहरि, जयसेन, दिवाकर, मतंग। हाँ, इम्पोर्टेंट। तो ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट टीचर हुआ करते थे। तो एक क्लास हम इसी पे बनाएंगे कि कौन कौन से जो स्कॉलर्स हैं वो जैनिज्म से एसोसिएटेड है और कौन से बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। वो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ज़्यादा से 15-20 मिनट की होगी। तो इनको हम वहाँ पे दोबारा से रिपीटेशन में देखेंगे इनको। तो विक्रमशिला के अंदर, विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर अतीसा है, सराहा है, तिलोपा, हाँ, धनश्री, जिनमित्र, मुक्तिमित्र, पद्म मानव, विरयचन और शीलभद्र। हाँ, शीलभद्र। तो ये सारे के सारे बुद्धिज्म से एसोसिएटेड स्कॉलर्स हैं। एक ये गौड़पद करके एक व्यक्ति हैं, इन्होंने एक अगम शास्त्र करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगम शास्त्र याद रखिएगा, अगम शास्त्र गौड़पद ने लिखा है अगम शास्त्र। एक न्याय कुंडली किसने लिखा है, श्रीधर भट्ट ने लिखा है न्याय कुंडली। और ये ठीक है, इसको हम स्किप कर रहे हैं। ये मतलब मेडिसिन पे इन लोगों ने लिखा हुआ है। तो जिमूत वाहन, जी सुरेश्वर, गदाधर वैद्य, हाँ, और चक्रपाणी दत्ता। तो इन तीनों लोगों ने मेडिसिन पे रिलेटेड कुछ बुक्स वगैरह लिखी हुई हैं। मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन हाँ इतना एक्चुअली में रेफरेंसेस दिया होता है अदर बुक्स के अंदर, तो वहाँ से इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया कि हाँ इन्होंने इस चीज़ पे काम किया होगा। अब हमें जितना रेफरेंसेस मिलता है हमें सीधे और हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। हाँ, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली थी, तो इस वजह से मैंने केवल यहाँ पे इनके नाम को रेफरेंस के तौर पर लिया हुआ है। अच्छा, ये जिमूत वाहन का नाम याद रखना है, जिमूत वाहन। ये जिमूत वाहन और ये जिमूत वाहन दोनों अलग अलग हैं। पहली बात तो ये याद रखना। दूसरी बात, जिमूत वाहन एक याज्ञवल्क्य की स्मृति देखने को मिलती है। हाँ, याज्ञवल्क्य स्मृति। तो इस पर एक टीका लिखी गई है। हाँ, टीका मतलब कमेंट्री। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कोई मूवी आती है तो मूवी आने के बाद में जो यूट्यूब पे देखने को मिलता है हमें कि कई सारे लोग हैं जो बताते हैं कि ये मूवी सही है, क्रिटिक्स बोलते हैं हम उनको। हाँ, तो इसी तरीके से कमेंट्री लिखी तो 2 लोगों ने लिखी। एक तो लिखी जिमूत वाहन ने, तो जिमूत वाहन ने जो लिखी उसका नाम दिया दायभाग। और दूसरा एक थे विज्ञानेश्वर, इन्होंने लिखी, उन्होंने नाम दिया मीताक्षरा। तो ये चालुक्य किंग विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। हाँ, याज्ञवल्क्य की स्मृति पे इन्होंने कमेंट्री लिखी विज्ञानेश्वर ने। अब बात क्या याद रखनी है, बात ये याद रखनी है कि दायभाग में क्या दिया है, मीताक्षरा में क्या दिया है, क्योंकि यूपीएससी ने इस पर भी एक प्रश्न पूछा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है, तो ये उत्तराधिकार के नियमों को डिसाइड करती हैं। हाँ, जो दायभाग और मीताक्षरा दोनों। तो जो मीताक्षरा है वो किसने लिखा था, विज्ञानेश्वर, और या दायभाग किसने लिखा है, जिमूत वाहन ने। हाँ, तो जो विज्ञानेश्वर की जो मीताक्षरा है ये
पूरे भारत में लागू होती है, और असम और बंगाल को छोड़ करके, जबकि जिमूत वाहन वाली बंगाल और असम में चलती है। तो है क्या है ये? तो जिमूत वाहन वाली जो वो है, क्या कहते हैं, दाय भाग। ये दाय भाग कहती है कि आप पिता की मृत्यु के बाद में ही संपत्ति का बंटवारा कर सकते हो। और जो मीताक्षरा वो कहती है कि पिता के जीते जी भी संपत्ति का बंटवारा किया जा सकता है। हाँ, और इसमें एक बात और लिखी हुई है कि अमान्यकरणीय विवाह से पैदा हुआ बच्चा मीताक्षरा कानून द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में माता पिता का हिस्सा प्राप्त कर सकता है। तो हम जैसे कि हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि हाँ, जो जो क्या कहते हैं, अगर अवैध संतान है तो वो भी पिता की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त कर सकता है। हाँ, और हमारे यहाँ पे पिता के जीते जी ही संपत्ति का बंटवारा भी देखने को मिलता है, लेकिन जो असम और बंगाल है वहाँ पे पिता की मृत्यु के बाद ही देखने को मिलता है। तो यही दो अंतर है इनकी में, तो याद रखिएगा। जैसे कि एक प्रश्न लिखा हुआ है, जो मीताक्षरा प्रणाली के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अमान्यकरणीय विवाह से पैदा हुआ बच्चा मीताक्षरा कानून द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में माता पिता का हिस्सा प्राप्त कर सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये मीताक्षरा प्रणाली के अनुसार कर सकता है। हाँ, बंगाल और असम के अधिकांश परिवार उत्तराधिकार के मीताक्षरा कानून का पालन करते हैं। तो ये मीताक्षरा का नहीं, दाय भाग का पालन करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और मीताक्षरा प्रणाली में पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते हैं। तो मीताक्षरा प्रणाली में नहीं, ये दायभाग प्रणाली में होता है। हाँ, पिता की मृत्यु के बाद ही संपत्ति पर दावा। तो ये तीसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है, केवल एक सही है। संध्याकर नंदी का नाम याद रखिएगा। संध्याकर नंदी जिन्होंने रामचरितम करके एक बुक लिखी है, और ये पाल शासक रामपाल के दरबार में थे। इस बुक में इन्होंने ये रामपाल के शासनकाल में एक किसान विद्रोह हुआ था। तो किसान विद्रोह का नाम अगर आपको याद हो तो बताइए। कैवर्त रिवेलियन, कैवर्त विद्रोह, उसका जिक्र किया है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि इनमें से किस बुक में रामपाल के शासनकाल में हुए कैवर्त विद्रोह का जिक्र किया गया है, तो या किसने किया है, तो उस तरीके से दे सकता है। तो रामचरितम, संध्याकर नंदी। अमुक वर्ष के टाइम पीरियड में देखते हैं। तो अमुक वर्ष जैसे कि आप जानते हैं राष्ट्रकूट शासक थे, काफ़ी न्यायप्रिय थे, और ये खुद एक खुद एक ग्रेट पोइट भी थे। और इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को पैट्रोनाइज भी दिया था, जिनमें हम देखते हैं दिगंबरा आचार्य जिनसेन के बारे में, जिन्होंने संस्कृत ग्रामेरियन सकत्यायन एंड द मैथमेटिशियन महावीरचार्य को पैट्रोनेज प्रोवाइड कराया। हाँ, महावीरचार्य हमने देखा था, ये कर्नाटक से संबंध रखते हैं। हाँ, और गणित सार करके इनकी एक बुक देखने को मिलती है, कर्नाटक। और अमोघ वर्ष क्या कहते हैं, खुद एक ग्रेट पोइट थे। तो इन्होंने खुद कवि राजमार्ग नाम की एक पुस्तक लिखी थी। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। और इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी, और वो थी प्रश्नोत्तर मल्लिका, लेकिन ये संस्कृत में लिखी थी। प्रश्नोत्तर मल्लिका, और कवि राजमार्ग कन्नड़ भाषा में लिखी थी। जिनसेन जिन्होंने आदि पुराण लिखी थी। तो जिनसेन जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि जैनिज्म से एसोसिएटेड है। कृष्णा 2 के जो स्पिरिचुअल गाइड थे गुणभद्र, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है महापुराण। तो बस एक आदि पुराण किसने लिखी? जिनसेन। आदि पुराण जिनसेन, और एक देखने को मिलती है महापुराण। तो ये किसने लिखी है? गुणभद्र। महापुराण गुणभद्र। तो ये भी जैनिज्म से जुड़े हुए हैं। इसके बाद में हमें ये कन्नड़ लिटरेचर के 3 जेम्स देखने को मिलते हैं। हाँ, पंपा, पोन्ना, रन्ना बोलते हैं इनको, मतलब एक साथ में पंपा, पोन्ना, रन्ना, पंपा, पोन्ना, रन्ना। अब इनकी इंडिविजुअल बुक्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए कि हाँ, इनको पैट्रोनेज किसने दिया था? तो राष्ट्रकूट किंग कृष्णा तृतीय ने इनको पैट्रोनेज प्रोवाइड कराया था, और ये कन्नड़ भाषा के मतलब फेमस लॉरेट थे। और इसके बाद में विक्रमार्जुन विजयम, तो ये पंपा द्वारा लिखी गई थी। तो कन्नड़ भाषा में, तो खास इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, इसको भी स्किप कर सकते हैं, 19 नंबर वाला। ओके, अब इसमें एक याद रखिएगा, जो वैष्णवाइट अलवर है, अझावर भी बोलते हैं इनको, और अलवर संत भी बोलते हैं। तो जो विष्णु के जो भक्त थे, हाँ, अलवर संत, तो ये विष्णु भक्त हुआ करते थे, विष्णु भक्त। तो इनका एक ग्रंथ है नलियारा दिव्य प्रबंधनम। हाँ, तो इसको किसने कंपाइल किया था? तो इसको याद रखिएगा, नलियारा दिव्य प्रबंधनम कंपाइल किया था नाथ मुनि ने। हाँ, नाथ मुनि। तो बस इतना याद रखना है कि नाथ मुनि वैष्णवाइट थे, और दूसरी बात उन्होंने नलियारा दिव्य प्रबंधनम को कंपाइल किया था, अलवर संत थे। इसके बाद में इसी तरीके से एक नयनार संत भी देखने को मिलते हैं, नयनार। तो ये सेवाइट थे,
ये भगवान शिव के भक्त थे, तो इनका भी एक ग्रंथ है इसी तरीके का, उसका नाम है थेवरम। तो इसको किसने कंपाइल किया था? तो इसको 3 लोगों ने किया, अप्पार, संबंदर और सुंदरार। अप्पार, संबंदर और सुंदरार, इन 3 लोगों ने किया। इसके अलावा एक टेक्स्ट और देखने को मिलता है, थिरुवसगम। थिरुवसगम ये माणिक्यवच सागर, माणिक्यवच सागर, ये माणिक्यवच सागर करके एक शैव भक्त थे, उन्होंने इसको कंपाइल किया हुआ है। तो थिरुवसगम करके एक याद रखना है। एक ये पेरिया पुराणम भी याद रखना है, ये पेरिया पुराणम। तो सेजगर करके एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इसको लिखा था, हाँ, पेरिया पुराणम। इसके बाद में हमने देखा था महेंद्र वर्मन फर्स्ट, तो ये खुद अपने आप को एक काफ़ी बड़ा पेंटर और पोइट, कोई मतलब पोइट भी समझते थे। तो इन्होंने एक नाटक लिखा था मत्त विलास प्रहसनम, मत्त विलास प्रहसन, तो किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और कौन कौन सी उपाधि ली थी अगर आपको याद आ रहा हो तो? चित्र विचित्र की उपाधि ली थी, चित्र विचित्र, चित्र विचित्र। ये इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन को हमने देखा था, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त से जुड़ता है, हाँ, और ऐहोल इंस्क्रिप्शन चालुक्य किंग पुलकेशिन II से जुड़ता है। और जिसको लिखा था पुलकेशिन II के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने, ये भी संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और बुद्धिस्ट सोर्सेज में हमने दीपवंश, महावंश देख लिया, ये पाली टेक्स्ट हैं, और इसमें हमें श्रीलंका के इतिहास की जानकारी मिलती है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना है, कृष्णा प्रथम, अगर आपको याद आ रहा हो तो इन्होंने कैलाश मंदिर बनवाया था, हाँ, एलोरा की गुफा में, केव नंबर 16, तो वहाँ पे कैलाश मंदिर बनवाया था। तो इन्होंने गुणपत्र करके एक जैन मुनि थे, उनको ऐसा इनके गाइड थे एक तरीके से, इनको अपॉइंट किया था जैन मॉन्क एज हिज मास्टर। तो यानी कि अपने गुरु के रूप में इन्होंने जैन धर्म को भी संरक्षण प्रोवाइड कराया। और पूज्य पत्र, द ऑथर ऑफ जैनेत्रिय विक्रयमन, वाज अ जैन मॉन्क कंटेम्प्रेरी टू विजयादित्य। तो एक और हमें पूज्य पत्र करके एक और ऑथर वो देखने को मिलते हैं। पूज्य पत्र ये भी जैन मॉन्क है, हाँ, और ये जैनेत्रिय विक्रयमन, नाम याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि नाम से पता लग जाएगा। जैनेत्रिय व्याकरणम, जैनेत्रिय व्याकरणम, और ये विजयादित्य चालुक्य किंग के कंटेम्प्रेरी थे। तो हमने यहाँ पे देखा, एक तो ये गुणपत्र का नाम याद रखना है, ये भी जैन मॉन्क थे, और ये पूज्य पत्र इनका भी नाम याद रखना है, ये भी जैन मॉन्क ही हैं। भैरवी, तो भैरवी का नाम याद रखना है, भैरवी। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है किराता अर्जुनियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भगवान शिव को किरात और अर्जुन की तपस्या के मतलब स्टोरी को दिखाया गया है। ये भी संस्कृत के अंदर है, और ये 6 to 7 सेंचुरी AD की है। माघ का नाम याद रखना है, तो इन्होंने शिशुपाल वध लिखी थी, और ये भी 7 to 8 सेंचुरी की है, हाँ। और इसमें भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल की हत्या करते हैं, उसके बारे में कहानी दी गई है। बाण भट्ट के बारे में बताइए, हमने भी देखा था 7th सेंचुरी में हर्षवर्धन के पोइट कवि थे, इन्होंने हरचरित्र, सौंदरानंद, पार्वती परिणय नाम की 3 पुस्तक लिखी हैं। दंडिन का नाम याद रखना है, दंडिन, तो ये महेंद्र वर्मन के टाइम पीरियड से जुड़ते हैं, यानी पल्लव शासकों के दरबार में थे, और इनका भी टाइम पीरियड 7 to 8 सेंचुरी। यहाँ पे इनका टाइम पीरियड थोड़ा याद रखना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इधर से ऐसे ही प्रश्न बनने की संभावना है। मैं आपको दिखाऊंगा भी किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये दंडेन जो थे वो कांचीपुरम में, मतलब इन्होंने एक और कांचीपुरम में रहते थे, और इन्होंने एक और रचना काव्यदर्श लिखी है, और एक कौन सी है, 10 कुमार चरितम। किराता अर्जुनियम तो भारवी की थी, दंडेन की 10 कुमार चरितम और काव्यदर्श, ये 2 रचना हमें देखने को मिलती हैं। नलियार दिव्य प्रबंधनम के बारे में हम देख ही चुके हैं, हाँ, इसका कंपाइलेशन नाथ मुनि ने किया था, और एंड ऑफ द 9th सेंचुरी। नाथ मुनि वाज अ प्रीस्ट, ये नाथ मुनि जो थे एक मतलब पुजारी थे रंगनाथ टेम्पल के अंदर। ये रंगनाथ टेम्पल है जो श्रीरंगम मंदिर है, जो कर्नाटक के अंदर आता है, वहाँ पे देखने को मिलता है हमें रंगनाथ टेम्पल। एक्चुअली में ये कावेरी नदी के बीचों बीच में पड़ता है, सॉरी कर्नाटक में नहीं, तमिलनाडु के अंतर्गत आता है ये, हाँ। एंड द प्रोमिनेंट द सेवा पोएट इंक्लूड द अपार वाला और ये संबंध सुंदरार और माणिक्यवच सागर, ये तो हमने अभी देख लिया कि ये लोग हैं जो सेवा पोएट हैं। ये तिरुनावुकरसर, जो भी प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा सा अटपटा है। तिरुनावुकरसर एक्चुअली में ये बाकी लोकल लैंग्वेज की है, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया बस, तो इसकी वजह से। तो अपार उनका नाम था, और ये त्रिगुण, संबंदर और सुंदरार और माणिक्यवच सागर, ये हमने तीनों का देखा था अभी। इन तीनों ने मिलकर के क्या किया था, थेवरम का कंपाइलेशन किया था। एक व्यक्ति और देखने को मिलते हैं हमें एक्चुअली में थेवरम, तो जनरली इनकी जो बुक है, हाँ, नंबी अंडर नंबी। अब नंबी अंडर नंबी क्या है, नंबी याद रखिए आप इनमें, हाँ। तो इन्होंने टोटल 11 बुक्स को कंपाइल किया, तो उसमें क्या किया, तो इनकी जो शुरुआती 7 जो बुक है, हाँ, तो कॉमनली नॉन एज थेवरम, उसी को थेवरम बोलते हैं। उस थेवरम के अंदर क्या समंदर के 3 पार्ट शामिल हैं, और 4 से 6 तक अपार के हैं, और 6 से 7 तक सुंदरार के हैं, हाँ।
7वां, सॉरी हाँ 7वां, और मणिकोच्छ सागर का 8वां। तो इस तरीके से नंबी अंदाज ने एक और कंपाइलेशन किया 11 बुक्स का, तो उसके अंदर इन सबको मर्ज कर दिया। तो आप ऑप्शन जब क्वेश्चन आएगा तो उस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से मैच करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, तो मैंने आपको जो भी जानकारी थी वो डिटेल में आपको प्रोवाइड कराइए, तो आप ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे उस टाइम पे। ये दिन्नगा को अभी हमने देखा था, इनके गुरु का नाम था तो वसुबंधु नाम था। हाँ, तो इनकी एक बुक है कुंडमाला, तो कुंडमाला जनरली भगवान राम की स्टोरी बताई गई इसके अंदर, कुंडमाला दिन्नगा। दिन्नगा 5th सेंचुरी का नाम याद रखना है। हाँ, अब देखते हैं राजशेखर। तो राजशेखर ने 4 नाटक लिखे थे, कर्पूर मंजरी, विद्युसाल भंजिका, बाल रामायण और बाल भारत या प्रचंड पांडव। तो इनका एक और रचना देखने को मिलती है हमें, काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। तो इस तरीके से मैं कहूँगा आपको ये 4 इंपॉर्टेंट है, एक तो कर्पूर मंजरी, विद्युसाल भंजिका, हाँ, और ये प्रचंड पांडव और काव्य मीमांसा, ये इंपॉर्टेंटली याद रखनी है आपको। तो राजशेखर के बारे में हमें पता है, महेंद्रपाल फर्स्ट जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे, उनके दरबार से एसोसिएट थे, उनके किराए कवि थे, और इन्होंने ये संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश ये तीनों ही भाषा में लिखना जानते थे। और इन्होंने कई सारे नाटक भी लिखे हैं। तो कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत ये हमने अभी देख लिया। हाँ, इनका एक काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा में उन्होंने बताया कि जब आप काव्य या कोई रचना करते हैं तो पोइट्री करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इन्होंने हरिविजय नाम से भी खुद भी कविताएं लिखी हैं, हरिविजय नाम से। तो ये छोटी सी बात याद रखिएगा, हरिविजय नाम से। जयदेव के बारे में देखते हैं, तो इनका टाइम पीरियड याद रहेगा ना कब के। तो ये देखें 10th सेंचुरी के, 9th 10th में शामिल कर सकते हैं, 9th 10th सेंचुरी। और राजशेखर के बाद हमें देखने को मिलते हैं जयदेव। तो जयदेव किसके दरबार में थे? तो जयदेव थे बंगाल के जो सेन शासक थे लक्ष्मण सेन, उनके दरबार में दरबारी कवि थे। इन्होंने गीत गोविंद के लिए काफ़ी फेमस है। रति मंजरी और प्रसंग राघव, इनका एक नाटक है, प्रसन्न राघव, प्रसन्न राघव, इसके लिए फेमसली जाने जाते हैं। तो जयदेव का तो पहले राजशेखर आते हैं, फिर जयदेव है। फिर एक आचार्य हेमचंद्र देखने को मिलते हैं। तो हेमचंद्र जब हम कल पढ़ रहे थे जो सोलंकी के चालुक्य, तो वहाँ पे हमने इनके बारे में भी देखा था। हाँ, तो ये गुजरात के अंदर तो इनका जन्म होता है, और ये 11वीं 12वीं शताब्दी के हैं। इनको मतलब इनके इतने ज़्यादा सर्वज्ञ थे, इसलिए इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ यानी कलयुग का सर्वज्ञ की उपाधि मतलब कहा जाता है। तो गुजरात चालुक्य सोलंकी किंग सिद्धराज और कुमारपाल। सिद्धराज इनके, कुमारपाल इनके सिद्धराज के बेटे थे। इन दोनों की दरबार में इनको मदद की थी इनके प्रशासन में। हाँ, तो इनकी एक त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरिता, तो इनकी ये बुक याद रखनी है, त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरिता। और एक सिद्ध हेम शब्दानुशासन, सिद्ध हेम शब्दानुशासन याद रखना है। दिव्याश्रय काव्य याद रखना है, और परिशिष्ट पर्वण याद रखना है। ये यूपीएससी में पूछा भी गया, परिशिष्ट पर्वण। और याद रखना है कि जैनिज्म से एसोसिएटेड है, जैन कवि है, जैन। फिर ये एक हरिभद्र सूरी का नाम याद रखना है। हाँ, हरिभद्र सूरी। तो हरिभद्र सूरी का ये टाइम पीरियड थोड़े से ये 5th 6th सेंचुरी में लैग करते हैं, मतलब फॉल करते हैं ये जैन फिलोसफर। तो हरिभद्र सूरी का नाम याद रखना है। हाँ, तो ये जैन फिलोसफर थे, और इनकी एक 2 बुक है, एक अष्ट प्रकारणम और नेमिना हकार्य। ये संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में लिखते थे हरिभद्र सूरी। एक और नाम है हरिभद्र। देखो सूरी नाम लगे तो जनरली मानना कि वो व्यक्ति जैनिज्म से एसोसिएटेड है। अब हरिभद्र लगे, सूरी वाले हैं तो ये पहले आए हैं। हाँ, 5th 6th सेंचुरी में। और ये हरिभद्र जो है वो एक मिड 8th सेंचुरी यानी कि 750 के आसपास की। तो ये जनरली बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। हाँ, तो महायान बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। और इन्होंने एक अभिसमय अलंकार लोका एक पुस्तक लिखी हुई है। तो एक ये नाम याद रखना है। जनरली मैं तो कहूँगा आपको बस इतना याद रखना है कि ये जैनिज्म से हैं, ये बुद्धिज्म से हैं। सूरी लगे तो जैनिज्म से, सूरी नहीं लगाया तो बुद्धिज्म से। ये 8th सेंचुरी के हैं। फिर एक ये विक्रमादित्य चरित्र के लेखक बिलहड़ के बारे में याद रखना है। ये विक्रमादित्य 6 के दरबारी कवि थे, कल्याणी के चालुक्य, जो 10वीं 12वीं शताब्दी के टाइम पीरियड के है। हाँ, तो इन्हीं की इन्होंने जीवनी लिखी है, विक्रमादित्य चरित्र। इसी तरीके से हमने एक और देखी थी, शायद मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया उसको, नवसहसांक चरित्र। नवसहसांक चरित्र, तो ये हमने देखी थी जो सिंधु राजा, हाँ, सिंधु राजा की थी, और पद्मगुप्त ने लिखी थी। सिंधु राजा की जीवनी थी, सिंधु राजा की जीवनी किसने लिखी थी? पद्मगुप्त द्वारा लिखी गई। ये गणित सार संग्रह, तो ये गणित सार संग्रह मैंने अभी बताया था महावीर आचार्य का। हाँ, तो ये कर्नाटक में थे 9th सेंचुरी एडी के।
और ये लीलावती, सिद्धांत शिरोमणि और कर्ण कौतूहल, ये भास्कर 2 की रचनाएं हैं। और ये भास्कर 2 काफ़ी फेमसली जाने जाते हैं। बस इतना याद रखिएगा, ये लीलावती गणित से संबंधित, मैथमेटिक्स से रिलेटेड पुस्तक है, हाँ, भास्कर 2 की। ये नाम याद रखनी है। एक रागमाला, तो रागमाला के लेखक कौन है? पुंडरीक विट्ठल। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, बस नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये पेपर में मतलब PYQ में पूछे गए, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इनको इंक्लूड किया है। तो रागमाला, पुंडरीक विट्ठल, तो ये 16वीं सदी के महान संगीताचार्य हैं। और ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत आए थे और अकबर के दरबार से भी जुड़ते हैं, जब माना जाता है। तो पुंडरीक विट्ठल रागमाला के लेखक। फिर एक रस कौमुदी है, तो रस कौमुदी के लेखक कौन है? श्रीकंठ, ये भी 12वीं-13वीं शताब्दी के लेखक हैं। ऐसे राग विबोध है, तो सोमनाथ है इसके लेखक, ये भी 11वीं-12वीं शताब्दी के हैं। एक चतुर्दंडी प्रकाशिका हमें देखने को मिलती है, तो चतुर्दंडी प्रकाशिका ये किसने लिखी है? वेंकट रमन ने लिखी है चतुर्दंडी प्रकाशिका। एक नाल चंपू एक पुस्तक देखने को मिलती है, तो त्रिविक्रम भट्ट ने लिखी है, हाँ, तो ये कृष्णा तृतीय के दरबार में थे त्रिविक्रम भट्ट। इसमें राजा नल और दमयंती की कहानी, जो लव स्टोरी है, उसको दिखाया गया है इसके अंदर। ये कवि रहस्य किसने लिखी है? हालायुद्ध, तो ये हालायुद्ध भी कृष्णा तृतीय के दरबार में ही थे, तो कवि रहस्य का भी नाम याद रखना है आपको। फिर जो नीति प्रकरण, तो नीति प्रकरण महाकच्चाना ने लिखी है नीति प्रकरण। तो नीति प्रकरण के बारे में इतना याद रखिए कि ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। फिर ये तुलक्का पीएम के बारे में तो बताइए, तुलक्का पीआर ने लिखी है, हाँ, तो तुलक्का पीआर ने लिखी है। और एक पुस्तक और अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लूँ, तो वो है तिरुकुरल। तो किसने लिखी है? तिरुकुरल तिरुवल्लुवर ने, वल्लुवर। तो ये संगम एज के टाइम पीरियड की पुस्तक है, हाँ। जो तुलक्का पीएम है वो देखिए तमिल ग्रामर है, तमिल ग्रामर। और ये कैसी है? फिलोसफिकल बुक है, फिलोसफी से रिलेटेड बुक है। ये उत्तर रामचरित के बारे में, तो उत्तर रामचरित मालती माधव। अच्छा, ध्यान रखना, रामचरितम जो हमने देखी वो तो संध्याकर नंदी की, लेकिन जब उत्तर रामचरित की बात आए तो ये भवभूति की है। और भवभूति कौन से टाइम पीरियड के? 8th सेंचुरी AD के व्यक्ति है ये, हाँ, 8th सेंचुरी। अगर आपको याद आ रहा हो भास, तो भास कब के थे? तो भास 3rd सेंचुरी AD के टाइम पीरियड के थे, हाँ। और भवभूति कब के? तो भवभूति ये 8th सेंचुरी AD के। तो उत्तर रामचरित, मालती माधव और महावीर चरित। महावीर चरित में महावीर की नई स्टोरी होकर किसकी? राम की स्टोरी बताई इन्होंने, हाँ। तो भवभूति ने लिखी है, ये तीनों पुस्तक याद रखिएगा। तो ये महान नाटककार थे, ये भी भास भी नाटककार थे, ये भी नाटककारी थे। तो ये नैसाद चरितम याद रखिएगा हर्ष की। तो ये श्री हर्ष जो थे वो जयचंद के दरबार में थे, हाँ, गढ़वाल शासक जयचंद के दरबारी कवि थे ये। फिर ये काव्य अलंकार, तो काव्य अलंकार ये 9वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है। तो इसमें जो अलंकारों के बारे में बताया गया है, तो ये भामा और रुद्रट 2 लोग जाने जाते हैं। तो भामा ने भी इस पे काम किया है और रुद्रट, तो ये 2 लोग हैं, इन लोगों ने भी इस पे काम किया है, काव्य अलंकार। और वो तो मैंने अभी बताया था रसों के बारे में, हाँ। तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि। और फिर उसके बाद में एक और जुड़ता है, अभिनव गुप्त ने जोड़ते हैं, जो कश्मीर के विद्वान थे, अभिनव गुप्त। 1 सेकेंड, अभिनव गुप्त। कौन सा? सांतरस। तो काव्य अलंकार, भामा और रुद्रट का नाम याद रखना है। और रावणवध किसने लिखी? भट्टी ने लिखी है, रावणवध भट्टी। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा का भी टाइम पीरियड हमें एकदम क्लियर नहीं होता, तो उसको 200 BC से 300 BC के इतने बड़े ब्रॉड रेंज में माना गया, मतलब 500 सालों के बीच में कभी रहे होंगे, हमें क्लियरिटी नहीं है इनके बारे में। शिशुपाल वध, तो इनका मार्ग का याद रखना है। शिशुपाल वध अभी हमने देखा था 7th-8th सेंचुरी के। चंद्र व्याकरण हमने देखी थी, चंद्रभूमिया ने लिखी है, बुद्धिस्ट स्कॉलर है, बस इतना याद रखना है, हाँ। विमल सूरी, तो हमने देखा ही था, इन्होंने जैन रामायण लिखी है पौमचर्यु नाम से, हाँ, पौमचर्यु। और जैन व्याकरण का सबसे पुराना संस्करण है, इसके भाषा प्राकृत भाषा में लिखा था, हाँ, पौमचर्यु, विमल सूरी। फिर एक पौमचर्यु नाम से एक बुक और देखने को मिलती है, किसने लिखी थी? स्वयंभू ने लिखी थी, हाँ, स्वयंभू। तो ये स्वयंभू काफी प्राकृत के अपभ्रंश के एक महान कवि माने जाते हैं। तो ये राष्ट्रकूट किंग ध्रुव के दरबार से थे, हाँ, ये भी एक जैन स्कॉलर है, स्वयंभू। पौमचर्यु, ये पौमचर्यु अलग है, ये पौमचर्यु अलग है, दोनों अलग अलग हैं। ये भी रामायण का जैन वर्जन है, और ये थोड़ा अलग कहानी लिखी है इसमें पौमचर्यु के अंदर। एक वज्रदत्ता हमें देखने को मिलते हैं, जो पाल शासक देवपाल के दरबार में देखने को मिलते हैं। ये बुद्धिस्ट स्कॉलर है। पहली बात तो याद रखनी, बुक का नाम याद रखना, लोकेश्वर अष्टक। ये काफ़ी फेमस, मतलब इम्पोर्टेंट है, हाँ। फेमस तो नहीं है अभी, क्योंकि जब तक पूछा नहीं जाएगा तब तक फेमस नहीं है, जिस साल पूछ लिया जाएगा उस साल फेमस बन जाएगी ये। लोकेश्वर अष्टक,
एक रामचरित हमने देख लिया, उत्तर रामचरित भवभूति, हाँ रामचरित केवल संध्याकर नंदी, हाँ पाल किंग रामपाल, इसमें कौन से रेवेलियन का जिक्र मिलता है हमें बताइए? कैवर्थ, किसान विद्रोह। फिर जी हाँ मैंने यहाँ पे शामिल किया नव सहसांग चरित्र, किसने? पद्मगुप्त ने लिखी है। परमार किंग सिंधु राजा, हाँ परमार शासक जो सिंधु राजा थे उनकी बायोग्राफी है जी। हाँ राजतरंगिणी तो बताइए, कलहण, हाँ और सोमदेव सूरी। अच्छा यहाँ पे कुछ सोमदेव सूरी का नाम याद रखिए। तो ये महेंद्रपाल टू जो प्रतिहार शासक थे, महेंद्रपाल टू उनके दरबार से थे। सोमदेव सूरी, तो सूरी शब्द मैंने बताया था जैन भिक्षु हो गए, और इनकी 2-3 पुस्तकें हैं। तो यश तिलक, हाँ यश तिलक, उपासक का अध्ययन और नीति वाक्यामृत अमृत, तो सोमदेव सूरी। ऐसे एक न्यायचंद सूरी भी देखने को मिलते हैं, न्यायचंद सूरी, ये भी जैन पोइट है। तो सूरी शब्द लग गया जैन पोइट, तो ये 10वीं शताब्दी के हैं। हाँ एक हम्मीर महाकाव्य देखने को मिलता है। अच्छा ये न्यायचंद्र सूरी है वो 10th सेंचुरी के, वो अलग व्यक्ति हैं। एक न्यायचंद्र सूरी हमें एक और देखने को मिलते हैं, वो अलग व्यक्ति हैं जो 15वीं शताब्दी के हैं। इन्होंने क्या किया है, जो चाहमान शासक हम्मीर उनकी बायोग्राफी को लिखा हुआ है, हाँ इसको हम्मीर महाकाव्य के अंदर संस्कृत भाषा में, और ये 13वीं शताब्दी के थे हम्मीर। तो ये 15वीं शताब्दी के हम्मीर महाकाव्य के लेकर न्यायचंद्र सूरी, और एक 10वीं शताब्दी में भी हमें एक न्यायचंद्र सूरी मिलते हैं, वो भी जैन पोइट है। ये विक्रमांक देव चरित्र हमने देख ही लिया था, बिल्हड़, हाँ चालुक्य किंग विक्रमादित्य 6 के दरबार में थे, हाँ 10वीं से 11वीं शताब्दी में। एक योग वशिष्ठ का याद रखिएगा। तो योग वशिष्ठ ये महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है योग वशिष्ठ, हाँ इसका जो फारसी भाषा में अनुवाद होता है अकबर के टाइम पीरियड में निजामुद्दीन पानीपति द्वारा अकबर के दरबार में। क्षेमेश्वर, तो क्षेमेश्वर वॉज अ सिग्निफिकेंट फिगर इन एंशिएंट इंडिया, हाँ तो क्षेमेश्वर एंशिएंट इंडिया के संस्कृत के प्ले राइटर थे। और इनकी एक चंड कौशिक और नैषधानंद इनकी 2 बुक हैं। तो क्षेमेश्वर का नाम याद रखना है पहली बात तो, 10th सेंचुरी क्षेमेश्वर और चंड कौशिक, नैषधानंद। एक क्षेमेंद्र भी देखने को मिलते हैं, ये 11वीं सदी के हैं, लेकिन ये कहाँ से? कश्मीर से थे, कश्मीर। तो इनकी कलहड़ से पहले कश्मीर का सबसे बड़ा लेखक माना जाता है इनको। और इनकी एक पुस्तक है बृहत कथा मंजरी, हाँ बृहत कथा मंजरी। बृहत जातक अगर आपको याद आ रही हो तो याद आ रहा है कि इसका बराहमीर की थी, बराहमीर बृहत जातक। इसी तरीके से बृहत कथा मंजरी तो क्षेमेंद्र की है, क्षेमेश्वर की चंड कौशिक और नैषधानंद ये 11वीं सदी के। और इनके जो गुरु थे वो अभिनव गुप्त थे, जिन्होंने सांतरस को जोड़ा था, हाँ। और ये कश्मीर के शासक राजा अनंत के दरबारी कवि हुआ करते थे। और इसी तरीके से अभिनव गुप्त के बारे में, तो कश्मीर में ये भी अनंत के दरबारी कवि हुआ करते थे 10वीं शताब्दी में। तो यानी कि ये उससे पहले ही होंगे, वो 11वीं सदी में होंगे क्षेमेंद्र। और इन्होंने 9वें रस के रूप में सांतरस को जोड़ा था, ये शैविज्म के फॉलोअर थे। ये हस्ती मल्ल के बारे में, तो इनके बारे में बस इतना पता है कि ये विक्रांत कौरव नाम का इन्होंने नाटक लिखा था। ये भी क्या थे? एक नाटककार थे, ये जैन ऑथर थे, इतना याद रखना है। और विक्रांत कौरव नाम का एक नाटक लिखा 13वीं शताब्दी में। बृहत कथा मंजरी, दशावतार चरित्र देख लिया हमने क्षेमेंद्र का ये। और ये कश्मीर नरेश अनंत के दरबार थे, और उनके उत्तराधिकारी राजा कलश के दरबार से भी जुड़ते हैं ये। तो हमने देख लिया भी बृहत कथा मंजरी ये लिखा हुआ है, हाँ क्षेमेंद्र के दरबार में 11वीं शताब्दी। और इनके गुरु का नाम क्या था? अभिनव गुप्त। क्षेमेश्वर अलग है, उनकी रचना चंड कौशिक और नैषधानंद अलग अलग है। तो इनके गुरु कौन है? अभिनव गुप्त। फिर ये कथा सरित सागर, तो कथा सरित सागर सोमदेव की है। तो ये भी कश्मीरी शैवाइट ब्राह्मण है, हाँ इन्होंने कश्मीर के राजा अनंत, आई थिंक सर हमने इसको भी देख लिया है सोमदेव को, बिल्कुल ये मैंने कहीं बताया था अभी। सोमदेव की यशरा, अच्छा ये सोमदेव सूरी हैं, वो ओनली सोमदेव है, तो दोनों अलग अलग हैं। तो ये इनकी ये सोमदेव सूरी महेंद्रपाल टू के दरबार में, वो कश्मीर के हैं, हाँ सोमदेव, तो ये अलग है। कथा सरित सागर इनकी अलग कहानी है। ये भी अनंत के दरबार में थे। तो अनंत के दरबार में हमने 3 लोगों को देखा, एक कथा सरित सागर के सोमदेव, हाँ एक ये क्षेमेंद्र को देखा, और अभिनव गुप्त को देखा, ठीक है। इसके बाद में एक ये 63 लक्षण महापुराण, तो ये तो हमने देखा ही था, हाँ जिनसेन, गुणभद्र और चावुंड राय, इन तीनों को देखा था। मैंने बताया था चावुंड राय ने क्या किया था, जो बाहुबली की मूर्ति प्रतिमा जो हमें देखने को मिलती है श्रवण बेलगोला कर्नाटक के अंदर, श्रवण बेलगोला, तो वो कहा जाता है कि इन्होंने ही बनवाई थी, चावुंड राय ने, इनके नेतृत्व में बनवाई गई थी। और ये 9th सेंचुरी AD के हैं तीनों के तीनों। 63 लक्षण महापुराण, हाँ और 63 सलाका पुरुष चरित्र वो किसकी थी? हेमचंद्र सूरी की थी वो। और ये याद रखना जैनिज्म से, जैन साहित्य है ये भी। तो मेरे ख्याल से क्लास ज़्यादा लंबी होती जा रही है, जल्दी से PYQs देख लेते हैं।
तो PYQs में हम देखते हैं, तो हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया हैज अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ मत्तविलास, विचित्र विचित्र और गुणभार। तो मत्तविलास प्रहसन किसने लिखी थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो उसने मत्तविलास की उपाधि भी ली थी। हाँ, तो महेंद्र वर्मन, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, सिंह वर्मन, तो किसने लिखी थी, तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने लिखी थी। हमने देखा था पल्लव शासक महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने। ये 2025 में ही आया है, अभी रिसेंट है। ये फायान वाला भी देखते हैं, तो फायान, तो द चाइनीज पिलग्रिम और ट्रैवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो किसके दरबार में इसने ट्रैवल किया था, समुद्रगुप्त नहीं किया था, चंद्रगुप्त टू, यस। तो हमने देखा था फायान ने चंद्रगुप्त टू के दरबार में किया था, और जबकि जो ह्वेनसांग था वो हर्ष के दरबार में आया था। हाँ, हर्ष के में। ये कुमार गुप्ता, इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी, और स्कंद गुप्ता इसने हूणों के आक्रमण को रोका था। हाँ, इसका एक हमने भीतरी इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है हमें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के अंदर स्कंद गुप्त का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला भी, ये शायद ये 2024 का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क एट्रीब्यूटेड टू द प्ले राइट भास, तो भास की कौन सी रचना है, तो काव्य अलंकार हमने देखी थी। अभी कौन देखे थे, दो लोग देखे थे, भामा देखे थे और रुद्रट देखे थे, रुद्रट। तो ये तो नहीं है। नाट्य शास्त्र के लिए हमने देखा था भरत मुनि को देखा था, भरत मुनि। तो मैंने आपको इसलिए बताया ये सारी चीज़ें क्योंकि कम से कम एलिमिनेशन में तो काम आएंगी ना भास की। हमने 13 नाटक देखे थे, अगर आपको याद हो तो। हाँ, 13 नाटक। और ये महाभाष्य तो पता ही है पतंजलि का, तो रैवचा कौन, मध्यमा व्यायोग। हाँ, अब ये तो आ गया, तो इस वजह से मैंने आपको इतनी बता दी है। अगर संभवतः मतलब बहुत सारी ऐसी रचना होगी शायद हमने इस क्लास में नहीं इंक्लूड की है, तो कम से कम जितना हमने पढ़ा वो एलिमिनेशन में तो काम आ ही जाएगा कम से कम, ठीक है। इस वजह से मैंने शामिल किया है। तो इसका क्या बचेगा, मध्यमा व्यायोग। इसके अलावा अगर आपको याद आ रही है तो कौन सी थी, भास की, स्वप्न वासव दत्ता, तो याद ही रहता है, बस एक वही याद रहता है, स्वप्न वासव दत्ता। और इसके अलावा एक पंचरात्र भी देखा था हमने। हाँ, पंचरात्र, तो इस तरीके से कई देखी थी। और ये है एक, ये भी आया है 2025 के अंदर ही है। संघभूति, एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क who traveled to China at the end of 4th century AD and was the author of commentary on, तो उन्होंने किस पे कमेंट्री लिखी थी। अब ये थोड़ा सा मतलब हम ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ऐसे प्रश्न को, इस तरीके का प्रश्न था ये। तो प्रजनम परामिता सूत्र, विशुद्ध मग्गा, हाँ, श्रावस्तिवादन, विनय सेन, ललित विस्तार। अब ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, मैं होता तो मैं क्या करता, मैं तो पहले ये देखता कि एक तो ऐसे प्रश्न जो अजीब सा हो ना, उसका अजीब सा ही ऑप्शन होगा। हाँ, रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई, रिस्क तो थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। और सही हुआ तो 2 नंबर मिलेंगे पूरे, और गलत हुआ तो 0.66 कटेगा। तो इस वजह से हम थोड़ा सा रिस्क लेंगे, ठीक है। तो मुझे पता है, क्या पता है कि प्रजनम परामिता सूत्र ये काफी पुराना है। हाँ, तो इस पे तो नहीं होगा। विशुद्ध मग्गा मुझे पता है, ये विशुद्ध मग्गा हमने देखा था बुद्ध घोष का है। हाँ, बुद्ध घोष ने लिखी है विशुद्ध मग्गा। और 1 सेकेंड रुकना, 1 सेकेंड। तो हमने देखा विशुद्ध मग्गा किसकी, बुद्ध घोष की है। और श्रावस्तिवादन, विनय सेन हो सकता है, ललित विस्तार भी काफी पुरानी है। तो इन्होंने अगर कोई भी कमेंट्री लिखी होगी तो मैं ये नहीं लगाता, यही लगाता, ये नहीं लगाता, तो यही कुछ लगाता। देखो ये मेरे सोचने का तरीका, आप कुछ और सोच सकते हैं। तो रिस्क तो थोड़ा सा लेना पड़ेगा, तो हम इस तरीके के प्रश्न हमें टिकी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर वैसे यही है, श्रावस्तिवादन, विनय सेन। आप कह सकते हैं कि अभी ये ऑप्शन सामने दिख रहा है उत्तर, तो इस वजह से ऐसा कुछ है, लेकिन ठीक है, हमें इस तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो अनप्रेडिक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। ऐसे कई सारे प्रश्न है कि बिना उत्तर देखे कि अच्छा मैं इसमें क्या लगाता। हाँ, तो उस तरीके से कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और मैं ये नहीं कहता कि आपने जैसा मैं सोच पा रहा हूँ वैसा आप भी सोच पाएंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड देयर आर 2 स्टेटमेंट। तो 1 इज देयर आर नो पैराबल्स इन द उपनिषद। तो पैराबल्स मतलब ऐसी कहानी है जो हमें नैतिक शिक्षा देती है। तो मैंने बताया था ना, उपनिषद के अंदर हमने देखा था कई सारी यमनचिकेता की कहानी है। हाँ, और भी कई सारी कहानियां दी गई हैं। तो पैराबल्स नहीं है तो ये वाली बात तो गलत हो जाएगी ना। हाँ, तो कहानियां हैं, तो पहली बात गलत है। एंड द उपनिषद वर कंपोज्ड अर्लियर देन द पुराण। तो मैंने बताया था कि पुराणों से पहले उपनिषदों की रचना हो चुकी थी। 6th सेंचुरी BC में इनकी रचना हो चुकी थी। पुराण जो है वो गुप्त एरा में आकर के कंपाइल्ड होते हैं फुल्ली। तो इस तरीके से सेकंड इज राइट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ओनली बी। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। और इसके बाद में अब देखते हैं, ओके, ये 2 पेज में कंपाइल्ड हो गया है। 1 सेकेंड, मैं इसको छोटा करता हूँ हम, जिससे कि हम पूरा प्रश्न एक साथ देख पाए। तो देखते हैं, विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देवी चंद्रगुप्तम, बिल्हण, हमीर महाकाव्य, नया चंद्र सूरी, मिलिंद पन्हा, नागार्जुन, नीति वाक्यामृत, सोमदेव। पूछा है कौन से करेक्टली मैच्ड है। तो हमने देखा था देवी चंद्रगुप्तम किसका था, विशाख दत्त का था, बिल्हण का नहीं, विशाख दत्त का। तो पहला स्टेटमेंट गलत।
बेलाड का क्या था, विक्रमांक चरित था। हम्मीर महाकाव्य, तो वैसे हमें अभी पता है हम्मीर महाकाव्य हमने देखा था न्यायचंद्र सूरी का, तो 15वीं शताब्दी में इन्होंने लिखा था, जो चाहमान शासक थे हम्मीर, उनका वो लिखा था। हाँ, तो दूसरा सही है। वैसे अभी मिलिंद पन्नो मैंने बताया था, नागार्जुन नहीं है, नागसेन है। हाँ, नागसेन। तो इस तरीके तीसरा भी गलत है। और न्याय वाक्यामृत हमने भी ये भी देखा था, ये सोमदेव सूरी ने लिखा था। हाँ, सोमदेव सूरी। तो इस तरीके से पहला और तीसरा गलत गए। तो इस तरीके से कितना, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। इस तरीके से 1 सेकेंड, यार 1 सेकेंड, यस। तो वाक्यामृत हमने देख लिया। ये योग वशिष्ठ, तो मैंने आपको ये बताया था, ये योग वशिष्ठ वाला आई थिंक ये 2021 या 22 में आया था प्रश्न, मुझे क्लियर नहीं है अभी, 22 या 21 का था। योग वशिष्ठ, पहली बात तो याद रखनी, ये है किसकी रचना, तो किसकी रचना थी, तो ये वाल्मीकि ने लिखी थी। और इसको एक्चुअली में ये एनसीईआरटी में ना पूरी लाइन हूबहू लिखी हुई है, वहाँ से कॉपी पेस्ट था क्वेश्चन। तो योग वशिष्ठ वाल्मीकि ने लिखा था। इसका जो फारसी भाषा में ट्रांसलेशन कराया था वो किसने कराया था, निजामुद्दीन पानीपति ने कराया था। पानीपति ने किया था, और कराया किसने था, अकबर के काल में हुआ था ये। और ध्यान रखिएगा कि जो मुगलों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी और दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज याद रखिएगा वो फारसी थी। कुछ लोग अरबी टिक करके चले आते हैं पेपर के अंदर। ये एक प्रश्न और देखने को मिलता है हमें, तो विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाँ, तो पहला है नीति प्रकरण, परिशिष्ट पर्वन, अवधान शतक, हाँ, 63 लक्षण, महापुराण। तो हमने देखा था ये तीन जो लोग थे, हाँ, जिनसेन और एक चावंड राय थे और एक व्यक्ति और थे, उन्होंने 9वीं शताब्दी में इसको लिखा था। हाँ, तो पूछ रहा है इनमें से कौन से जैन टेक्स्ट हैं। पहली बात तो हमें ये दिखना है जैन टेक्स्ट। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, पहले तो क्या याद रखना है कि बौद्ध साहित्य के लिए मैंने आपको एक शब्द बताया था कि एक की टर्म याद रखिएगा, अवदान। अवदान जहाँ पर भी दिखे या आगे लगा हो या पीछे लगा हो तो वो बुद्धिज्म से जाकर के जुड़ेगा। तो देखते हैं इसमें एक तो ये अवदान शतक, तो अवदान शतक ये हमें पहले ही पता लग गया जी किससे, तो ये बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो बिल्कुल। और ये नीति प्रकरण वाला भी हमने याद ही किया था, तो ये भी बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। हाँ, और परिशिष्ट पर्वन तो देखा ही था हमने, हेमचंद्र सूरी ने लिखा हुआ है ये परिशिष्ट पर्वन वाला। और 63 लक्षण महापुराण ये भी हमने पता ही है। अगर एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे तो तीसरा हटाते ही हमें उत्तर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हमने चारों ऑप्शंस को एनालाइज किया हुआ है, तो आप याद रखिएगा। हमने जो भी पढ़ा है ना, बेशक सीधे प्रश्न न देखने को मिले, लेकिन आपकी एलिमिनेशन पावर काफ़ी मजबूत हो जाएगी इससे, और कहीं ना कहीं आप सही उत्तर तक पहुंच ही जाएंगे, थोड़े बहुत रिस्क के साथ में। रिस्क लेना ही पड़ेगा आपको। एक ये प्रश्न और है, देखिए, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो हिस्टोरिकल पर्सन और नॉन एज, तो आर्यदेव जैन स्कॉलर है, दिन्नागा बुद्धिस्ट स्कॉलर है, नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर है। तो बिल्कुल हमने देखा था आर्यदेव क्या है, तो ये आर्यदेव जैन स्कॉलर नहीं है। हाँ, तो ये बुद्धिस्ट स्कॉलर है आर्यदेव। हाँ, ये जो नागसेन थे ना उनके शिष्य हुआ करते थे ये आर्यदेव। और दिन्नागा भी हमने देखे थे वसुबंधु के शिष्य थे, तो ये बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, ये वाली बात सही है। नाथ मुनि हमने देखा था इन्होंने नलियार देवी प्रबंधनम लिखा था। हाँ, तो ये वैष्णवाइट स्कॉलर है बिल्कुल। तो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ, एक ये प्रश्न मीताक्षरा दायबाग में, तो यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको सीधा बताता हूँ। तो विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, मीताक्षरा वॉज द सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट एंड दायबाग वॉज द सिविल फॉर लोअर कास्ट। तो हमने क्या ऐसा कुछ देखा था कि सिविल लॉ था ये। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं था, ये सिविल लॉ नहीं थे, ये एक्चुअली में रूल्स ऑफ सक्सेशन थे कि उत्तराधिकारी के जो नियम थे वो उसके बारे में बताया गया। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। इन द मीताक्षरा सिस्टम द सन कैन क्लेम राइट टू द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर, मीताक्षरा के अंदर। वेयर इन दायबाग सिस्टम इट इज द ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ फादर दैट द सन कैन क्लेम राइट टू प्रॉपर्टी। तो बिल्कुल ये वाली बात सही है। मीताक्षरा के अंदर पिता की जीते जी भी आप संपत्ति पे दावा कर सकते हैं, लेकिन दायबाग के अंदर पिता की मृत्यु के बाद ही आप संपत्ति पे दावा कर पाएंगे। तो दूसरा सही है। तीसरा, the Mitaksara system deals with the matters related to the property held by the male member only of a family, whereas the Daibag system deals with the matters related to the property held by both male and female. तो ये फिर से वही वाली बात, ये महिलाओं के अधिकारों की भी यहाँ पे कहाँ बात होने लगी। ठीक है, तो इस तरीके से तीसरा भी गलत है, पहला भी गलत, तीसरा भी गलत, तो ओनली 2 इज करेक्ट। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ओनली बी, क्योंकि महिलाओं के अधिकारों की अभी तक कोई बात नहीं हो रही है। हाँ, तो यहाँ पे जो महिलाओं के अधिकारों के लिए कोई बात नहीं करते हैं। एक ये प्रश्न और है, ये भी शायद 2022 यानी हाँ आई थिंक 22 का है या 23 का, ऐसा कुछ है। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो भभूभूति हस्तिमल क्षेमेश्वर, तो हमने भी इन सब का नाम देखा था। हाँ, तो ये कौन है, प्ले राइट्स हैं, जैन मॉन्क नहीं है, टेम्पल आर्किटेक्ट नहीं है, फिलोसफर नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एकदम सटीक है कि किस तरीके से प्रश्न की नेचर बनाई जा रही है। सामने वो बुद्धिज्म जैनिज्म टेक्स्ट से भी एसोसिएट करा के देख रहा है, तो हमने उन सारी जो डायमेंशंस बन रहे हैं ना उन सब पे काम कर रहे हैं। बहुभूति हमने देख लिया अभी।
हस्तिमल्ल को भी देखा था, छिमेश्वर को भी देखा था। तो एक प्रश्न और है लास्ट, आई थिंक ये लास्ट होगा, नो दिस इज आई थिंक सेकंड लास्ट है। ओके, विद रेफरेंस टू द स्कॉलर्स लिटरेचर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाँ, तो पाणिनि इज एसोसिएटेड विद द पुष्यमित्र, तो हमने देखा था पाणिनि ये पुष्यमित्र सुंग के समकालीन नहीं थे, ये 2nd सेंचुरी 6th सेंचुरी BCE के हैं। हाँ, पुष्यमित्र सुंग के समकालीन कौन थे, अगर याद आ रहा हो तो बताइए। पाणिनि नहीं थे, पतंजलि थे। पतंजलि। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। हाँ, अमर सिंह इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन, अरे भाई हर्षवर्धन के साथ नहीं थे, चंद्रगुप्त टू के साथ में थे। हाँ, चंद्रगुप्त टू। और एक और है कालिदास इज एसोसिएटेड विद द चंद्रगुप्त टू, तो बिल्कुल ये वाली बात सही है, हमने कालिदास का देखा था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ओनली 3। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द सॉरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी, तो सुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, पुष्यमित्र सुंग, और उनके बेटे कौन थे, अग्निमित्र। तो अग्निमित्र की जो प्रेम कहानी है वो कहाँ दी गई है, तो भाई हमने देखा था स्वप्नवासव दत्ता में, नहीं ये भास्कर नाटक है, स्वप्नवासव दत्ता नहीं, इसके अंदर नहीं है। हाँ, मेघदूतम, तो मेघदूतम में है तो कालिदास का, लेकिन इसमें नहीं दी गई है। रत्नावली, ये तुलसीदास ने लिखी रत्नावली, तो इसके अंदर भी नहीं है। तो ये मालविका अग्निमित्र में ना इसके अंदर है, अगर आपको अग्निमित्र भी नाम पता होता तो अग्निमित्र से अग्निमित्र मैच हो जाता। उस तरीके से तो आपने देखा कि यहाँ से हमें रिपीटेडली क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और हमने जो पढ़ा है मेरे ख्याल से काफ़ी सेल्फ मतलब सफिशिएंट है। और अगर सीधे प्रश्न भी ना बने तो भी आप एलिमिनेशन के लिए काफ़ी अपने आप को एक बेहतर स्थिति में पाएंगे। ठीक है, तो हम इसी तरीके की एक क्लास और देखेंगे जिसमें हम बुद्धिज्म और जैनिज्म के और जो सेवाइट और वैष्णवाइट हैं इनकी जो स्कॉलर्स के नेम है, हाँ, इनके जो विद्वान हैं, जो इनके जो प्रीस्ट हैं, हाँ, उनकी एक लिस्ट बना लेंगे, जिससे कि अगर प्रश्न बनता है कि बताइए ये किस विद्वान से रिलेटेड है, तो आप उसको आसानी से गैदर कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय।